गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? स्कूल खुल जाएंगे अब आपके और प्री बोर्ड की तैयारियां शुरू कर लो, क्योंकि हो सकता है कि आपका ऑफलाइन एग्जाम स्कूल वाले डिक्लेयर कर दें। जिनका नहीं किया है उनका डिक्लेयर हो जाएगा और कुछ बच्चों का डिक्लेयर कर दिया है। अब उनको सांप सूंघा पड़ा है कि हाय तैयारी कैसे करें। सिलेबस पूरा नहीं हुआ। सर भौंक भौंक के इनका गले का थूक भी सूख गया कि उन्होंने कहा पढ़ते रहो, पर हम भी ऐसे ढीठ थे कि हमने सब्जेक्टिव तैयारी नहीं करी। तो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब भी तुम तैयारी कर सकते हो। सारी वीडियो हमारी तैयार है, सब कुछ तैयार है, पूरी रेसिपी तैयार है। बस तुम्हें उसको वॉच करना है और अपनी कॉपियों पे लिखना है। तो चलिए बच्चों, जब तक दूसरे बच्चे नहीं आ जाते, हम लास्ट क्लास में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे थे। वहां पर मैंने आपको बताया कि हम 4 मेन अकाउंट बनाते हैं: रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट और कैश या बैंक अकाउंट। थोड़ा सा इसे ओवरव्यू कर लेते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है? रियलाइजेशन अकाउंट आपका एक नॉमिनल अकाउंट होता है और उसके रूल्स क्या होते हैं? ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश, बैंक, डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट, डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, लोन टू पार्टनर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यू। द रूल नंबर टू, all outside liability like creditor, BP, बैंक ओवरड्राफ्ट, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ऑल रिलेटिव लोन, पति पत्नी, पत्नी, जीजा, फूफा, मामा, काका, चाचा, इनके जितने के भी लोन है ट्रांसफर करे जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में एट देयर बुक वैल्यू। तो फर्स्ट रूल की आपकी जनरल एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। सेकंड रूल की जनरल एंट्री होती है सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद हमने रूल नंबर 3 पढ़ा कि एसेट्स आपकी रियलाइज हुई तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि जब आपकी एसेट्स और लायबिलिटी रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाती है तो उसका एक सिंगल नाम हो जाता है। दैट नेम इज कॉल्ड रियलाइजेशन, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन। इफ एनी एसेट टेकन ओवर बाय द पार्टनर, देन द जनरल एंट्री इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और अगर आपको एसेट के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ, नथिंग टू बी गिवन अबाउट सेल ऑफ एसेट, तो आप उसका कुछ नहीं मानेंगे। और आपको मैंने प्रूव कर दिया था कि उस केस में आपका जो लॉस है वो रियलाइजेशन अकाउंट अपने आप कैलकुलेट कर देगा। किया था नहीं किया था? यस और नो? पूर्वी यस और नो? यस सर। कोई डाउट बेटा यहां तक? नहीं सर। ओके, अब आगे चलते हैं हम। फिर हमने कहा लायबिलिटी के बारे में। लायबिलिटी को अगर हम पे करते हैं, अगर हम लायबिलिटी को पे करते हैं तो आपकी जनरल एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अगर लायबिलिटी कोई पार्टनर टेक ओवर करता है तो एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर आपको रियलाइजेशन की डिस्चार्ज के बारे में कुछ नहीं लिखा कि हमने पे या नहीं की या कितने में की, तो हमारी ईमानदारी ये कहती है कि हम हाथ जोड़ के, अबे भाई तू कहां से आ गया, हाथ जोड़ के, हाथ जोड़कर हम लायबिलिटी को रीपे कर देते हैं। लास्ट क्लास में हमने यहां तक किया। उसके बाद हमने अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी करी, जिसका सेम ट्रीटमेंट वैसा ही रहा जैसे हमने एसेट रियलाइज करी। तो अब मैं इसके ऊपर आपको, इसके बाद अब मेरे 2 मेन कॉन्सेप्ट रह गए हैं, जिसका नाम है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जो मैं अभी डेफर कर रहा हूं, और दूसरा है WCR, जिसे मैं अभी डेफर कर रहा हूं। उससे पहले मैं आपको 2 या 3 स्पेशल पॉइंट लिखवाना चाहता हूं। आप उसे नोट करेंगे, लिखेंगे, और देखिए अपनी कॉपियां ओपन करिए, पेन ओपन करिए। अबे तू कहां से आ गया? मैं एक्चुअली पुष्पा के गाने सुन रहा था। हाँ जी, कौन सा? टेढ़ा होके? ओके, देखिए इससे पहले कि हम सवाल करें, अब मैं आपको कुछ स्पेशल पॉइंट लिखवा रहा हूं। कौन सा? वो पुष्पा वाला, ऐसे वाला, तेरी सर, ये वाला ना? हाँ, चप्पल तो मेरा तो जूता है भाई। एनीवे, ओ भैया जल्दी जल्दी आ जाओ यार, हद हो गई यार। ऑफलाइन क्या सेंटर खुल गए, लोगों ने तो मतलब रिक्शे वाले भी ना सिस्टम खराब कर दिया। देखिए अब मैं आपको कुछ स्पेशल पॉइंट लिखवा रहा हूं डिसोल्यूशन के बारे में। अपनी कॉपी नोट करिए। स्पेशल पॉइंट किस चीज के बारे में बता रहा हूं? इधर देखिए, आपको एक बैलेंस शीट मान लीजिए गिवन है। यहां पे आपको दे रखे हैं डेटर्स 2 लाख रुपए के, और लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000 रुपीज का, और आपको आउटर कॉलम में दे रखा है 1,90,000। अब आपको रूल नंबर 1 के हिसाब से ऑल एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यू। आप कहोगे सर बुक वैल्यू ये वाली लिखनी है।
आपका मन क्या करेगा? आपका मन है कि आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए। एक बार आप बोर्ड की तरफ देखिए, आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया और आपने यहां लिखा टू सन्ड्री डेटर 1,90,000 रुपए, ये लिखा है, लिखा ऐसे लिख दिया आपने। बट ये तरीका है गलत, ये तरीका है गलत। क्यों गलत? अभी प्रूव कर दूंगा। आपने नेट वैल्यू नहीं लिखनी है, आपने ऐसे नहीं लिखना 1,90,000। इसे आपने कैसे लिखना है वो मैं दिखा रहा हूं, पहले बताओ। ऐसे लिखोगे तो हो जाएगा गलत। आदित्य शर्मा समझ आ रहा है? पूर्वी जैन? यस सर। ऐसे नहीं लिखना सर, फिर कैसे लिखना है? ये देखिए, इसे आपने कैसे लिखना है, यहां देखिए मैं आपको लिखना सिखा रहा हूं। आपने इसे लिखना है रियलाइजेशन अकाउंट। आप इसे ऐसे प्रेजेंट करेंगे, यहां लिखेंगे टू डेटर, जो इसकी ग्रॉस वैल्यू है। आपके जो डेटर है वो एक्चुअल में ग्रॉस तो आपके 2 लाख के थे, ये तो प्रोविजन आपने क्रिएट करना है। पर डिसोल्यूशन केस में आप कैसे लिखोगे? 2 लाख, और यहां लिखोगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000। इसे ऐसे प्रेजेंट करोगे। अब क्यों प्रेजेंट करेंगे ये भी बात मैं आपको बता रहा हूं। सर ऐसा लिखने का क्या लॉजिक है? अब आपको मान लो नीचे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, आपके पास एक नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखी है और उसमें लिखा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में डेटर्स रियलाइज्ड एट 75%। डेटर आपके रियलाइज हुए 75%। तो आपको देखो, आपको जो हम सवाल जब करते हैं, आंसर निकालते हैं, तो हमारा जो फोकस होता है एग्जामिनेशन हॉल पे, वो हम सवाल को देखने के बाद 75% निकालेंगे। तो हमारा 75% हमारा हमेशा यहां पर देखते हैं हम। अब ये बताओ, आपके जो डेटर थे एक्चुअल में तो 2 लाख के थे ना, 10,000 तो डूबने का खतरा था, उससे तो मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो ये बताओ, आपका जो 75% रियलाइज हुआ वो किस अमाउंट का रियलाइज हुआ? 2 लाख का रियलाइज हुआ या 1,90 का रियलाइज हुआ? तो मेरा आंसर होगा सर 2 लाख का रियलाइज हुआ। हालांकि देखो आपका यहाँ पे 190 का ही डिफरेंस आ रहा है, नेट इफेक्ट 190 का वो 190 का ही रहेगा। पर जब आप रियलाइजेशन अकाउंट में, डिसोल्यूशन के अकाउंट में, डिसोल्यूशन के केस में जब डेटर से रियलाइज करोगे, डेटर कितने लिखे हैं? 75% लिखा है। तो आपके डेटर कितने के थे? डेटर 190 के नहीं थे, डेटर आपके कितने के थे? 2 लाख के थे। तो इंस्टेड ऑफ कि आपने यहां 190 लिखा, तो जल्दबाजी में क्या करोगे, आप 190 के पर 75% निकाल दोगे, जो हो जाएगा गलत। मेरी बात समझ में आ रही है पूर्वी जैन? Yes, sir. आदित्य शर्मा, करण महेंद्रू, समझ में आ रही है? यस सर। तो आपको यहां पर बाई बैंक कितना रियलाइज होगा? अब यहां बताओ बाई बैंक कितना रियलाइज होगा? ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाया 2 लाख का 75%। मेरी बात समझ में आ रही है? ये स्पर्श सिंगल यस सर। नोट करो इसे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? नंबर स्पेशल पॉइंट नंबर 1। मेहुल कोहली, इज इट क्लियर? यस सर। हर्षित पसरीचा, कोई डाउट यहां तक? नो सर, नो डाउट। और मैं आज आपको एक वीडियो भेजूंगा, वो वीडियो भी देख लेना, उसमें मैं कुछ सवाल करा रहा हूं, तो वो चीजें देखनी है आपने, राइट? तू कल क्यों नहीं आया? अच्छा, देख ली थी वीडियो, समझ आ गई थी वहां? वो तो मैंने पुरानी वाली वीडियो भेजी थी, कल वाली तो खराब हो गई। हाँ, वो तो शुक्र मना किसी बच्चे की मैंने 1-to-1 क्लास ली थी, तो वो वीडियो मैंने भेज दी थी, तो थी मेरे पास, शुक्र घर जाके मैंने करी वो अपलोड, कि तुम्हारा कहीं से नुकसान ना हो जाए। पावन नंदा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ जी सर, आ रहा है। ये स्पेशल पॉइंट नंबर 1 हो गया। और जो मैं आपको ये वीडियो भेजूंगा उसमें भी मैंने पहले स्टार्टिंग में ये किया, तो थोड़ा सा उसे फॉरवर्ड कर लेना। जहां पे सवाल शुरू किए होंगे ना, वहां पर देखना शुरू करना, या जहां पे मैं लोन टू पार्टनर कर रहा हूँ, मतलब तुम फास्ट फॉरवर्ड कर लेना, 1.5 पे लगा लेना, 1.5 पे चला के, जहां पे मैंने ये चीजें लिखी है ना, इन चीजों के बाद वीडियो देखना शुरू करना 53 मिनट की, तो कम से कम हमारी ये क्लास बच जाएगी बेटा। राइट? पूर्वी जैन समझ रहे हो बेटा मेरी बात को? Yes, sir. अभी मैं भेज दूंगा। चलिए पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2, आपको यहाँ एक बैलेंस शीट दी है, यहां पर लिखा है IFR।
और यहां पर लिखा है 2 लाख और डिसोल्यूशन का केस है। ये मेरी बैलेंस शीट है। तो यहां पर आपको ये कैसे प्रेजेंट करना है डिसोल्यूशन के केस में। नॉर्मली आप क्या करते थे, जब भी आपने चेंज इन पीएसआर पढ़ा, जब भी आपने चेंज इन पीएसआर पढ़ा, एडमिशन पढ़ा, रिटायरमेंट पढ़ा, तो उस केस में आप आईएफआर को डिस्ट्रीब्यूट करते थे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इन देयर ओल्ड रेशो, सब्जेक्ट टू द इन्वेस्टमेंट वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, सब्जेक्ट टू द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहां पर आपने ऐसा कुछ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? ये देखिए, ये आपकी क्या है, एसेट है, और ये जो रिजर्व है ये किसका है, इस एसेट का रिजर्व है। ये इस एसेट का रिजर्व है। अगर डिसोल्यूशन के केस में आपका कोई ऐसा रिजर्व है जो एसेट्स के अंगेंस्ट में बना हुआ है, यानी कि जो आईएफआर बना है वो किसके अंगेंस्ट में बना है, इन्वेस्टमेंट के अंगेंस्ट में बना है कि नहीं बना। तो यहां पर डिसोल्यूशन केस में हम इसे कहते हैं कि ये भाई है और ये बहन है। तो डिसोल्यूशन केस में भाई बहन इकट्ठे चलेंगे, ये जुदा नहीं होंगे। ठीक है, समझ में आ रही है? तो आपने क्या करना है, इस आईएफआर को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना। आप इसे कैसे शो करेंगे, जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो आप ये देखिए, आपका इन्वेस्टमेंट आ गया यहां पर, कितना आ गया ऋषित, 2 लाख। तो आईएफआर को आप यहां ट्रांसफर करेंगे, कितना, 10,000। देखिए इंपैक्ट वही, मेरी बात को समझिए, इंपैक्ट वही बना, इंपैक्ट वही रहेगा, प्रेजेंटेशन चेंज हो गई। कह रहे सर इंपैक्ट कैसे पड़ेगा, एक बार बताओ। ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, ये कोई लायबिलिटी नहीं है, ये रिजर्व है, इट्स नॉट ए आउटसाइड लायबिलिटी। तो जो बात मैंने आपको बोली कि हम आउटसाइड लायबिलिटी की हाथ जोड़ के पेमेंट करेंगे अगर सवाल में कुछ नहीं दिया हुआ, और अगर यहां पर आईएफआर के बारे में दिया हुआ है तो आईएफआर इज नॉट ए लायबिलिटी, इट्स ए रिजर्व, तो आप इसकी पेमेंट नहीं करेंगे। तो एक चीज बताइए, क्रेडिट में आपके 10,000 रुपए आ गए कि नहीं आ गए? तो ऑटोमेटिकली आपका रियलाइजेशन का जो प्रॉफिट है वो बढ़ गया या लॉस कम हो गया? मेरी बात समझ में आ रही है? अर्थमेटिकली समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही है, पर ये बाईपास हो गया थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट। नहीं करते बेटा, क्योंकि हम एसेट के अंगेंस्ट में रिजर्व बना हुआ, तो रूल है कि हम उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, उसको उसके साथ ही लेके चलते हैं। ये बात याद रखनी है आपने डिसोल्यूशन केस में कि आईएफआर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। अभी मैंने डब्ल्यूसीआर के बारे में कहा था, आईएफआर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, जहां जहां भाई जाएगा, जहां जहां भाई चलेगा वहां वहां बहन चलेगी। मेरी बात समझ में आ रही है सब लोगों को? असीम पराशर, सर हाँ Yes, बोलो। sir. सर फिर हमने इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू पे तो करा ही नहीं। अभी तो बेटा वो नीचे पड़ेंगे ना, अभी तो मैंने सिर्फ ऊपर की बात कर रहा हूं, मैं नीचे तो मैंने कुछ देखा नहीं कि एसेट रियलाइज हुई नहीं हुई, हुई तो कितने में हुई, मैं तो पहले भी बेसिक बात बता रहा हूं आपको। तो सर अच्छा सुन, रियलाइजेशन में तेरी बात को मार्केट कहता हूं, वैल्यू मान ले तेरी नहीं। यहां पर इन्वेस्टमेंट रियलाइज नहीं हुई, स्पर्श सिंगल, तेरी बात को मैं बड़ा करता हूं, स्पर्श सिंगल, यस सर। मान ले तेरी इन्वेस्टमेंट रियलाइज ही नहीं हुई, तो हम इसका कुछ नहीं करेंगे, हम इसका कुछ नहीं करेंगे। तो एक बार बता, मेरी 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, आईएफआर मैंने 10,000 का तो लॉस खाने की पहले ही मेरे पे क्षमता थी कि नहीं थी? जी सर। तो मेरा लॉस 1,90,000, जब मेरे को कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ तो मुझे 1,90,000 का लॉस हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। भाई ये रिवर्स, ये जो रिजर्व बना हुआ है ये रिवर्स भी तो होगा ना मेरे पास, इसकी जरूरत नहीं पड़ी, मेरी तो पहले ही बैंड बच गई। मेरा लॉस कितने का है? मेरी 2 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, 10,000 तो मैंने ये मेंटली प्रिपेयर था कि भैया ठुकेंगे ठुकेंगे, वाट लगेगी लगेगी 10,000 की। तो बता, मेरे पास तो एक, अगर मेरे पास कुछ नहीं आया तो मेरा 1,90,000 का लॉस अपने आप इस रियलाइजेशन अकाउंट ने फाइंड आउट कर दिया कि नहीं कर दिया? ये देख, यस सर। कोई डाउट यहां तक? अब नो सर। चलिए चलूं आगे। दूसरा नंबर पॉइंट ये भी नोट कर लिया आप लोगों ने, पूर्वी जैन, Yes, sir. मेहुल कोहली नोट कर लिया बेटा, ये करण महेंद्रू, Yes, sir. Yes, sir. पावन नंदा। हाँ जी सर, कर लिया। चलिए पॉइंट नंबर 3, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूं ये छोटी छोटी बातें हैं, हो सकता है मैं इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट्स भी बनाने लग जाऊं, हर रोज की एक शॉर्ट्स बनाया करूंगा, 1 मिनट की रील बनाया करूंगा, ताकि एक छोटे छोटे प्रोविजन आपको रोज रोज याद हो जाए ड्रामे करते हुए। लिखो, इफ एनी एसेट्स टेकन ओवर बाय creditors,
इन full settlement. If any assets taken over by the creditor, creditor को हमने क्या करा, क्रेडिटर को हमने अपनी एसेट चिपका दी इन फुल सेटलमेंट में. यस सर, मेरी बात समझ में आ रही? तो सर इसके केस में एंट्री होगी नो एंट्री. इसका आंसर होगा नो एंट्री. सर एक चीज बताइए, इसका आंसर नो एंट्री क्यों होगा? हम नहीं रट सकते, हमें रीजन बताओ इसका एंट्री का आंसर नो एंट्री होगा तो क्यों होगा. राइट, मेरी बात समझ में आ रही है? अब निश्चित कत्याल मुझे ये बता कि अगर कोई क्रेडिटर मेरा एसेट लेके जाता है, अगर मेरा कोई क्रेडिटर एसेट लेके जाता है तो अकॉर्डिंग टू द 11th की अगर मैं कॉन्सेप्ट करूं तो मेरी जर्नल एंट्री क्या बनती है? अगर मेरा कोई एसेट्स क्रेडिटर लेके जाता है तो मेरी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? सोच के बता. हैं एसेट डेबिट, एसेट तो डेबिट होगी तो आ गई. हाँ, उल्टा उल्टा क्या होता है? उल्टा पुल्टा मत कर, सीधी सी बोल क्या होती है. हाँ, क्रेडिटर डेबिट टू एसेट. इस बात से सभी जने एग्री हो कि नहीं हो? सर मेरी एंट्री बनती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू. बेटा मैं आपको कह रहा हूं ये एंट्री आपको रटवा देगा, कोई रीजन नहीं बताएगा. ये बात समझ में आ गई? अब ये बताओ, ये एंट्री ये जो क्रेडिटर और एसेट थे, ये हम कौन से कमरे में स्विच ओवर कर चुके थे? ट्रांसफर. तो मैंने आपको बताया कि जब सारी चीजें उस कमरे में ट्रांसफर हो जाती है उनका सबका एक ही नाम हो जाता है, रियलाइजेशन. रियलाइजेशन, रियलाइजेशन. यस और नो? तो ये बताओ अब इस क्रेडिटर का नया नाम क्या हो गया होगा? रियलाइजेशन डेबिट. और इस क्रेडिटर का भी नया नाम क्या हो गया होगा? अब जैसे आपको मैथ्स में x का प्लस x का माइनस होता तो जीरो इफेक्ट हो जाता नहीं हो जाता? जान विठल मेरी बात समझ में आ रही है? यहां रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है, यहां रियलाइजेशन क्रेडिट हो गया, इफेक्ट नील बट्टा सन्नाटा हो गया कि नहीं हो गया? तो बताइए आपकी एंट्री नो एंट्री हो गई कि नहीं हो गई? अब अगर बाई चांस पेपर में ये सवाल आता है कि इफ एनी एसेट टेकन बाय द क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट, तो आपकी एंट्री होती है नो एंट्री. तो आपको जर्नल का जब आप परफॉर्मा बनाएंगे तो ये नहीं कि मान लो ये किसी सवाल का एक पार्ट है, सब पार्ट, मान लो 5th का 4th पार्ट है, तो आप कहोगे सर नो एंट्री होती है. नो एंट्री को हम लिख के ही नहीं आए कुछ भी, तो हमें एग्जामिनर जब इसकी नो एंट्री होती है तो हमें तो एग्जामिनर को नंबर देना चाहिए, मैं तो कुछ भी नहीं करके आई या मैंने कुछ नहीं करके आया, तो बेटा आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. आपको जब आप जर्नल का परफॉर्मा बनाएंगे ऐसे, जब आप अपने सवाल का जर्नल का परफॉर्मा बनाएंगे ऐसे, और मान लो ये क्वेश्चन नंबर 3rd का 3rd पार्ट है, तो आपकी एंट्री तो नो एंट्री है, आपको लिखनी पड़ेगी ऐसे, नो एंट्री. नो एंट्री. जहां आप जर्नल का परफॉर्मा बना रहे हैं, जर्नल की आपने पहली एंट्री कर ली, दूसरी कर ली, तीसरी के टाइम पे जब आपकी एंट्री आई नो एंट्री, तो आपको वहां राइट डाउन करना पड़ेगा नो एंट्री. अगर आप कुछ भी लिख के नहीं आएंगे तो ये माना जाएगा कि ये सवाल आपको आता नहीं और अपने इसका आंसर नहीं दिया. एग्जामिनर को आपने कंफर्ट करना है कि इसका आंसर होगा नो एंट्री. बताइए आदित्य शर्मा, मेरी बात समझ में आ गई आपको? मेहुल कोहली, Yes, sir. कोई डाउट Yes, यहां sir. तक? वो तो अपने आप रियलाइजेशन अकाउंट निकाल लेगा ना, वो सारी टेंशन रियलाइजेशन के ऊपर डल गई है, वो अपने आप करेगा. जैसे आपने 1 लाख की एसेट ट्रांसफर करी, 80 की बेची, तो 20 का डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया? क्रेडिटर को आपने 80,000 के 80,000 दे दिए, उसने अपना ले लेना है अपने आप, वो हमारे को स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, वो प्रॉफिट एंड लॉस ऑटोमेटिकली अपने आप निकालेगा. जो हमने कल पढ़ा कि रियलाइजेशन अकाउंट का जो पर्पस होता है वो क्या होता है? टू असर्टेन द प्रॉफिट और लॉस ऑन अकाउंट ऑफ डिस्पोज ऑफ एसेट्स एंड सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी, आउटसाइड लाइबिलिटी. ये बात बोली थी कि नहीं बोली थी जैसन वालिया? हाँ जी, मेरी बात समझ में आ रही है सबको? मेरी बात समझ Yes, में आ गई sir. सबको? हाँ जी सर. Yes, अब sir. इसके बाद अब मैं आपको वर्कशीट कराना शुरू करूंगा. यानी कि कहने का मतलब यह है कि आपकी मान लो कल वाली जो मैं आपको वीडियो भेजूंगा शायद 20 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर मैंने ये बातें लिखाई होंगी. उसके बाद आप देखना वीडियो वहां से शुरू करना और वहां से देखना, और मैं आपको सवाल कराऊंगा और वहां पे मैंने लोन टू पार्टनर कराया होगा. अगर नहीं समझ में आएगा तो दोबारा से कराऊंगा. अब हम वर्कशीट नंबर 1 शुरू करते हैं. वर्कशीट नंबर 1, सभी बच्चे टारगेट टर्म 2 की वर्कशीट नंबर 1 ओपन करेंगे. ऑन पेज नंबर क्या है भाई इसका? हाँ जी, हाँ भाई, सगनों वाला काम, पेज नंबर 101.
पेज नंबर 101, सभी स्टूडेंट 101 नंबर पेज ओपन करेंगे, टारगेट टर्म 2 का, राइट। अभी कोई भी अपनी कॉपी में कुछ भी नहीं लिखेगा, हम पहले सवाल को डिस्कस करेंगे, डिस्कस करने के बाद उस सवाल को समझेंगे, समझने के बाद अपने फाइनल आंसर को देंगे। तो मैं आपको ये कहता हूं कि अगर मैंने आपको 2 सवाल करा दिए, अगर मैंने 2 सवाल के अंदर 10 मिनट लगाए, तो अगले 2 सवाल में आप 5 मिनट में खुद ही कर लोगे ये। अब देखो मैं सवाल को पढ़ना शुरू करता हूं। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, क्या मुझे पास करनी है? जर्नल एंट्रीज पास करनी है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर वेरियस एसेट्स other than cash and third party liabilities have been transferred to realization account। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा रूल नंबर 1 है एसेट ट्रांसफर करने का, दैट इज एसेट अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, और रूल नंबर 2 सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये एंट्री ऑलरेडी पास हो चुकी थी। इस एंट्री को मुझे पास करने की जरूरत नहीं है। बोलो सवाल समझ में ये लिखा कि लिखा? क्योंकि हैव बीन ट्रांसफर्ड, यहां वैसे हैव बीन की जगह हैड बीन नहीं होना चाहिए था, हो चुकी थी। हैड बीन ट्रांसफर टू, या हैव बीन में चलेगा, अंग्रेजी की मार है। ट्रांसफर टू रिलेशन, जो मैं रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 की जो मैं एंट्री बनाता हूं, जो मैंने आपको कल कराई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट, यस कराई थी कि नहीं कराई थी? फिर दूसरे में बताई थी सन्ड्री लायबिलिटी टू रियलाइजेशन, कराई थी नहीं? ये एंट्री ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुकी है। यानी कि अब जो ये नीचे मुझे केसेस दिए हैं, इनकी मुझे कौन सी एंट्रियां बनानी है? या तो एसेट बिकने की, लायबिलिटी पेमेंट की, जो भी ये सिचुएशन जो भी हमने करी, यानी कि रूल नंबर 3 से चालू होगा कि नहीं होगा मयंक वालिया? यस। अब मैं इस पहली एंट्री को अभी मैं स्किप कर रहा हूं, क्योंकि मैंने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में, मेरे को एक पूरी क्लास चाहिए, इसके बारे में पूरी क्लास ले लूंगा मैं WCR के बारे में, इसलिए मैं फर्स्ट एंट्री को भी करता हूं स्किप। आप फर्स्ट एंट्री को स्किप करेंगे, दूसरी एंट्री देखिए। अब दूसरी एंट्री मैं समझाता हूं, क्योंकि बिकॉज मुझे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में पूरी एक क्लास चाहिए, आधा घंटा चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड केस आते हैं और मैं उसे एक दिन फ्रेश माइंड से आपके साथ समझाना चाहता हूं। समझ में आ रही है? अब देखिए दूसरा मेरा केस है मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू 50,000। मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू 50,000 थी, वाज सोल्ड इन द मार्केट फॉर 47, फॉर विच ए कमीशन ऑफ 500 वाज पेड टू द ब्रोकर। मैंने एक मशीनरी बेची और उस पर मुझे 500 रुपए की ब्रोकरशिप देनी पड़ेगी, कमीशन देनी पड़ेगी, जैसे मैंने बेचता हूं मैं। तो ये बताइए एसेट सोल्ड हो गई, एसेट सोल्ड हो गई, तो पहले पैसा आया, फर्म के पास कितना पैसा आया? पहले 47,000 आया कि नहीं आया? तो आपकी एंट्री नॉर्मल क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी होती है कि नहीं होती? पर यहां मशीनरी का नया नाम क्या बन गया है? तो आपकी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 47,000। यस और नो? अब आपने ब्रोकरेज पे करी, नॉर्मल एंट्री बनती है कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश, पर यहां कमीशन का भी हमारे पास जीना मरना अब सिर्फ एक अकाउंट के थ्रू होगा, रियलाइजेशन। तो योर नेक्स्ट एंट्री इज रियलाइजेशन टू कैश या बैंक 500। तो ये 2 एंट्रियां हुई, इसकी आप एक क्लब एंट्री भी बना सकते हो, कंपाउंड एंट्री बना सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 46,500। नहीं 47 मिले, 500 दिए भी तो हैं, 46 ना भाई। तुम 2 एंट्रियां कर लो, इस चक्कर में मत पड़ो, तुम उल्टा कर दोगे सारे काम। देखो पहले पैसा आ गया, यस और नो बताओ? मेहुल कोहली मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो आपकी पहली एंट्री क्या बनेगी? सर पहली एंट्री बनेगी, यहां देखो अपनी कॉपी पे देखो, मैं यहां लिखवा रहा हूं। पहली एंट्री आपकी बनेगी, क्वेश्चन नंबर कौन सा था मेरा? पहले आप जर्नल का परफॉर्मा बनाइए। ये हमारी है वर्कशीट नंबर, कौन सी वर्कशीट नंबर है? वर्कशीट नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा पार्ट है? सेकंड पार्ट है, बनाओ परफॉर्मा, डेट, लिखो यहां डेबिट, सभी बच्चे लिखेंगे बोर्ड पे बेटा, देखेंगे क्रेडिट। ओह ये क्या कर दिया सर, दिमाग कहीं सेट नहीं आया आपका आज। पुष्पा राज फिल्म देख देख के दिमाग भी साला पुष्पा राज जैसा ही हो गया। एंट्री नंबर दूसरी कर रहा हूं मैं, ये बताइए क्या बनेगी एंट्री? सर एंट्री बनेगी
क्या कुछ लिखा है कि कैश में रियलाइज हुआ है या बैंक से, कुछ ऐसा तो लिखा नहीं है। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, चाहे कैश कर लो, लिखो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। कितना, बीइंग, क्या बेचा था हमने, ये मशीनरी सोल्ड। बताइए पहली एंट्री में किसी को निका धीर कोई डाउट बेटा इसमें, किसी को कोई डाउट? ऋषित कत्याल, इसी सवाल का सेकंड पार्ट का सेकंड एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। कितनी, यहां लिखोगे बीइंग कमीशन पेड। ये बात समझ में आ गई। अब इसकी जगह आप एक एंट्री भी बना सकते हो, और एक एंट्री बना सकते हो। क्या बना सकते हो, इधर देखो, कैश 47 से डेबिट हो रहा है 500 से, तो नेट कितना हो गया कैश या बैंक, 46,500, और रियलाइजेशन 47 से क्रेडिट हो रहा है और 500 से, तो 46,500। तो आप इसकी एक नेट शैल एंट्री भी बना सकते हो। क्या बना सकते हो, अभी तू कहां जा रहा है, हाँ क्या बन सकती है, एक सिंगल एंट्री बन सकती है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितना, बताइए, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई सभी बच्चों को? मेहुल कोहली समझ आ गई बेटा, ये स्पर्श सिंगल, Yes, sir. करण महेंद्रू, यस सर। आदित्य Yes, शर्मा, sir. असीम पराशर, Yes, sir. Yes, sir. जानवी समझ आ गई, रशीद कत्याल, सात्विक। चलिए नोट कर लिया, नोट कर लिया आपने। चलिए अब हमारी आ जाओ एंट्री नंबर 3 पे, डिस्कस करते हैं। अ क्रेडिटर ऑफ 70,000 एक्सेप्ट स्टॉक वैल्यूड एट 90,000। एक क्रेडिटर था जो 70,000 का था, उसे हमने 90,000 रुपए का स्टॉक दे दिया और बोला कि पे टू द फर्म 20,000। 70,000 का हमें 90,000 का, 70,000 का हमारा क्रेडिटर था, हमने उसे 90,000 की चीज दे दी और कहा भाई 20,000 रुपए वापस दे दे। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो 70,000 का क्रेडिटर 70,000 से सेटल हुआ, उसकी एंट्री, इफ एनी एसेट टेकन ओवर बाय द क्रेडिटर देन नो एंट्री पास इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। पर यहां पर एक 20,000 की ट्रांजेक्शन का लेन देन हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो वो 20,000 मेरे अकाउंट फॉर होंगे कि नहीं होंगे। और लिखा भी है पेड टू द फर्म, किसको दिए हैं, 20,000 रुपए फर्म को दिए हैं। तो आपकी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कैश दिया है हमने, राइट, लिया नहीं है, गलत है। इधर देख उसने क्या लिखा है, श्रुति एक बार बता, तेरे 70 की लायबिलिटी थी, तूने 90 रुपए की 70 रुपए देने थे। मैं एक बार बता, मैंने तुझे 70 रुपए देने हैं, मैं तुझे 90 रुपए देता हूं, तो तू बता मुझे 20 रुपए वापस करेगी कि नहीं करेगी? तो बता 20 रुपए मेरे पास फर्म के पास आए कि नहीं आए? पेड टू द, अंडरलाइन द वर्ड पेड टू द, फर्म को मिले हैं, फर्म ने दिए नहीं है। हाँ आपकी बात उस केस में होता अगर यहां मैं लिखता 70,000 क्रेडिटर का स्टॉक और यहां मैं उसे लिखता, मान लो मैं यहां लिखता 35,000, तो 70 की जगह मैंने 35 का उसे स्टॉक दे दिया, 35 का क्रेडिटर मेरा सेटल हो गया, अब रिमेनिंग 35 रह गया कि नहीं रह गया? अब उसे मैं हाथ जोड़ के दूंगा, चाहे मुझे सवाल में कुछ लिखा हो या ना लिखा हो। जानवी ढल, मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आपको मेरी बात समझ में आ गई छवि भान? हाँ जी, ऑनलाइन वालों सबको समझ आ गई कि नहीं आ गई? Yes, sir. यस Yes. सर। तो यानी कि कहने का मतलब है, इधर देखो, यहाँ पे फर्म करा पेड, तो एंट्री क्या बनेगी अब आपकी, कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो पढ़ो, जर्नल एंट्री लिखो, जर्नल एंट्री लिखो, यहां दूसरे केस की जर्नल एंट्री लिखो आप। देखिए मैं अगले पेज पे जा रहा हूं। एंट्री नंबर किसकी दी है, फर्स्ट का 3 पार्ट था, सॉरी, कितना बन जाएगा ये, क्या बनेगी एंट्री,
कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितना छवि मान कितना 20,000 लिखोगे बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर। बताइए मेरी बात जैसन वालिया समझ आ गई कि नहीं आ गई? किसी को इस क्वेश्चन में अभी तक डाउट? मेहुल कोहली कोई डाउट? No, sir. आदित्य शर्मा कोई डाउट? No, sir. असीम प्राशर, स्पर्श सिंगल, पावन नंदा, No, sir. करण sir. महेंद्रू। No, sir. ओके चलिए ये भी एंट्री हो गई। चलिए हम स्क्रीन पे चलते हैं दोबारा से। हम स्क्रीन पर आए, अगली एंट्री लिखी है द लॉस ऑन रियलाइजेशन 40,000 वाज डिवाइडेड बिटवीन एक्स एंड वाई इन द रेशियो ऑफ 5:3। ये लॉस कौन सा है? लॉस ऑन रियलाइजेशन डिसोल्यूशन लॉस, जो मेरा रियलाइजेशन अकाउंट से निकलता है। आपको पता चाहे रियलाइजेशन का लॉस हो, चाहे रिवैल्यूएशन का लॉस हो, चाहे P&L वाला डेबिट बैलेंस हो, ये कहाँ ट्रांसफर होता है? पार्टनर कैपिटल में। और लॉस कहाँ जाता है? पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड में। तो बताइए इसमें एंट्री क्या होगी? पार्टनर के नाम क्या थे सर? एक्स और वाई थे। तो एंट्री होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि रियलाइजेशन का लॉस था छवि, और इन द रेशियो ऑफ 5:3। यानी कि कितना हो जाएगा? इसको मैंने किस रेशियो में बांटूंगा? 5:3 में बांटूंगा। तो कितना हो जाएगा? 8। 25,000 और 15,000। नोट करो, अपनी कॉपी में लिखो। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और नरेशन लिखो बीइंग रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अनिका धीर कोई डाउट बेटा यहाँ तक? जानवी ढल आपको बेटा? छवि, ऋषित, मेहुल कोहली, No doubt, sir. मयंक वालिया, सात्विक। ओके चलें, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलता हूं। देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा। गिव द एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म जॉर्ज एंड विलियम आफ्टर वेरियस एसेट्स एंड आउटसाइड लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब देखिए मैं कराऊंगा आपको ये सवाल। पहले बताओ, आपने सवाल सब लोगों ने मेरे ऑनलाइन प्यारे बच्चों पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? Yes, sir. देखिए Yes, sir. पहले डिस्कस करेंगे फिर करेंगे। श्रुति बंसल पहले डिस्कस करेंगे फिर पढ़ेंगे, कॉपी पे नहीं लिखेंगे। मैंने एंट्री को पढ़ा। पहली एंट्री बिफोर डिसोल्यूशन, स्टॉक गिवन इन द बैलेंस शीट 80,000, कि मेरा स्टॉक जो बैलेंस शीट में था वो 80,000 था। 60% ऑफ द स्टॉक टेकन ओवर बाय जॉर्ज एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% एंड रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट 25%। अब देखिए ये सवाल मैं कराऊंगा आपको। हम स्क्रीन पे चलते हैं, हम एक सवाल को लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा था 2 और मैं इसमें कहता हूं, आप मेरी हेल्प करेंगे यहां पर। मेरे बैलेंस शीट में स्टॉक कितने का था? हाँ जी सर 80 का नहीं था वो बेटा। वो क्या लिखा है गिवन द बैलेंस शीट? अच्छा हाँ 80,000 का था, राइट। हमारे पास बैलेंस शीट में स्टॉक था 80,000 का स्टॉक था, राइट। वो कहता है कि क्या लिखा हुआ है, उन्होंने क्या लिखा हुआ है? 60% ऑफ स्टॉक, 60% ऑफ स्टॉक। पहले तो 60% स्टॉक का निकालो, 48 हो गया। 60% ऑफ स्टॉक 48 हो गया। इसको मिस्टर जॉर्ज प्रॉफिट में लेके गए या डिस्काउंट पे लेके गए? सर कहां लिखा है, मैं तो भूल गया। ये देखिए 60% ऑफ स्टॉक टेकन ओवर बाय जॉर्ज एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। इज इट क्लियर? तो यानी कि 60% ऑफ स्टॉक, इसमें से डिस्काउंट कितना आ जाएगा? वेरी गुड, 4800 आ गया। यानी कि ये जो जॉर्ज जी स्टॉक लेके गया वो कितने का ले गया? 43। इस बात से एग्री हो के नहीं हो? इस बात से आप एग्री हो के नहीं हो? तो इसका मतलब इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? जॉर्ज ले गया तो जॉर्ज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बनेगी कि नहीं बनेगी? तो पहली जनरल एंट्री बनेगी जॉर्ज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 43,200। यस पूर्वी जैन, समझ आ गया? Yes, sir. मेरी बात समझ में आ गई सबको? सात्विक। अब बाकी के बारे में क्या लिखा है? बाकी के बारे में लिखा है
कि जो रिमेनिंग स्टॉक हुआ वो बिका 25% प्रॉफिट पे, जो बाकी का स्टॉक बचा वो कितने प्रॉफिट बेचा, 25%, 25%। तो बाकी का स्टॉक देखिए आपका कितना हो गया, भाई रुक जा, अपनी इतनी तेज ना है भाई, कितना हो गया आपका, 40% स्टॉक बचा, किसका, 80,000 का, कितना का था वो, 32,000 का। इस पे हमने कितना प्रॉफिट कमा लिया, कितना कमाया प्रॉफिट, 10% कमाया या 25% कमाया, 25% का मतलब क्या है, यानी कि ये कितने का बिका, ये कैसे बिका, कैश में, ये कौन ले गया, जॉर्ज ले गया। आप इसकी 2 की 1 एंट्री बना सकते हैं या 1 एंट्री बना सकते हैं, तो आप एंट्री इसकी क्या बनेगी, जॉर्ज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना 43,200, जॉर्ज कैपिटल अकाउंट डेबिट 43,200 और कैश अकाउंट डेबिट कितना 40,000 टू रियलाइजेशन। बताओ ये एंट्री आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, छवि भान ये एंट्री समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कोई डाउट। जहां आप जनरल एंट्री का प्रोफॉर्मा बना रहे हो वहां एंट्री लिखो, लिखो स्टॉक टेकन ओवर बाय जॉर्ज एंड रिमेनिंग स्टॉक सोल्ड। जान विडल समझ आ गया बेटा ये बात, कोई डाउट। तुम्हारी मैडम ने कितना करा दिया डिसोल्यूशन में, ये चीजें कराई कि नहीं कराई, कुछ समझ आई थी उस वक्त, अब समझ आ रही है आराम से। मेहुल गोली कोई डाउट यहां तक, हर्षित पसीचरा कोई डाउट, No, sir. No, sir. आदित्य शर्मा स्पर्श सिंगल। No, नो sir. सर। ये डिसोल्यूशन का चैप्टर सिर्फ एक अर्थमेटिकल जो आप 10th के अंदर पैसों का हेर फेर करते थे बस उसी के ऊपर बेस्ड है ये। छवि मान समझ आ रहा है बेटा, चलिए हो गया खत्म, चलूं पूर्वी जान आगे, Yes, sir. चलिए हम आगे चलते हैं, आगे वाला सवाल पढ़ते हैं। फर्नीचर बुक वैल्यू 50,000 was given to a creditor at a discount of 20%, underline the word full settlement. Then आपको पता है if the any asset taken over by the creditor in full settlement then no entry pass in the books of account। तो जहां आप जर्नल लिखोगे वहां लिखोगे सेकंड एंट्री, सेकंड का सेकंड आंसर दैट इज नो एंट्री। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, यस और नो। मेहुल कोहली आ गई सर। आ गई, आदित्य शर्मा आ गई सर। ओके, छवि अनिका धीर समझ आ गया, जैसन वालिया, हाँ जी मयंक वालिया। चलिए आगे एंट्री नंबर 3। अभी मैंने कहा आपको लिखा है डेटर गिवन इन बैलेंस शीट 1,55,000, लेस प्रोविजन था 55 का, यानी कि आपको कैसे दे रखा है ये, मैंने आपको बताया ये आपको कैसे दे रखा है, आपको दे रखा है 155 लेस 15,000। बैलेंस शीट में ऐसे आपको कितना दे रखा है 140 दे रखा है, यस और नो। और मैं कहता हूं कि आपके डेटर कितने के थे, आपके डेटर 140 के नहीं थे, आपके डेटर ओरिजिनल कितने के थे 155, 10 का तो प्रोविजन था डूबने का खतरा। अब यहां पे बताओ आपके जो लिखा है बुक डेट्स 20,000 रुपए आपके डूब गए, 20,000 रुपए आपके जब आपने डिसोल्यूशन करा आपके 20,000 रुपए डूब गए। तो ये बताइए अब मैं 140 में से 20 माइनस करूं या 155 में से 20 माइनस करूं, यस 150, क्योंकि मेरे एक्चुअल जो डेटर थे ग्रॉस डेटर थे वो तो प्रोविजन था मेरा, जो एक्चुअल मेरे ग्रॉस डेटर थे वो मेरे कितने के थे सर, वो थे मेरे 150 के। इसका मुझे कुछ नहीं करना है, अनिका धीर मेरी बात समझ में आ गई। आपके 150 में से कितने पैसे डूब गए, 20,000 डूब गए, यानी कि आपको कितने पैसे मिल गए 1,35,000 आपको पैसा मिल गया। तो आपकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 135 लिखो ना, प्रोविजन को कोई करते ही नहीं है, कुछ नहीं, वो तो देख तेरा अपने आप प्रॉफिट आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, इधर देख, इधर देख, तेरी बात को मैं समझाता हूं, वही तो मैंने आपको बात समझाई थी, इधर देख मैं यहां पर समझा रहा हूं।
कोई डाउट मत ले, देख इधर देख, मैंने ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, बना लिया। इधर देख बेटा, मैंने यहां पे डेटर कितने का लिखा, 155 का। यहां मैंने क्या लिखा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने का, 15,000 का, ऐसे मैंने लिखा। यहां बता मेरे बैंक में कितने रियलाइज हो गए, 135। ये कोई मेरी लायबिलिटी थोड़ा ना है, तो रिजर्व था मेरा, ये कोई मैं पेमेंट थोड़ा ना करूंगा। और ये बता, ये जो प्रोविजन आया, ये 15,000 पे इस प्रॉफिट को अपने आप एडजस्ट कर देगा कि नहीं कर देगा। मयंक वालिया, मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो मुझे इसका कोई भी जनरल एंट्री भी पास नहीं करना। और कहोगे सर ये रियलाइजेशन में ट्रांसफर हुई थी, तो वो एंट्री तो मैं ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुका हूं, जो रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 में थी, जो मुझे सवाल में ऊपर ही बोल दिया गया था कि एसेट को मैं ट्रांसफर कर चुका हूं अदर देन कैश और बैंक, और आउटसाइड लायबिलिटीज को भी मैं ट्रांसफर कर चुका हूं। ये मेरे ऊपर सवाल की पहली लाइन में लिखा है, लिखा कि पहले रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 की एंट्री मैं ऑलरेडी पास कर चुका था। पूर्वी जान, इज इट क्लियर? Yes, sir. मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ जी, कोई डाउट? तो आपकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 1,35,000 लिखो, बीइंग डेटर रियलाइज्ड, बस खत्म। बीइंग मेहुल कोहली, कोई डाउट बेटा यहां तक? नो सर। ओके, चलते हैं हम आगे सवाल की तरफ। अब आ जाओ, 8% इन्वेस्टमेंट एफडी जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी 1 अक्टूबर 2020 को, वाज रियलाइज्ड विद द इंटरेस्ट ऑफ 2021। मैंने एक इन्वेस्टमेंट करी। अब इस सवाल में मुझे कोई वैल्यू नहीं दी हुई, मेरे को कोई वैल्यू नहीं दी हुई कि मेरी इन्वेस्टमेंट कब ली थी, क्या लिया था, कुछ नहीं दिया हुआ, ना ट्रांसफर का दिया ना सोल्ड का दिया। तो बेटा इस केस में आपकी एंट्री बनेगी, वो सिर्फ आपसे एंट्री पूछना चाहता है, अमाउंट नहीं दिया हुआ तो मैं अमाउंट नहीं लिखूंगा। तो मेरी जब एसेट रियलाइज होती है तो मेरी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। बट इन्वेस्टमेंट का नया नाम क्या बन जाएगा, रियलाइजेशन, क्योंकि ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुकी थी रियलाइजेशन अकाउंट में जो भी वैल्यू थी। तो मेरी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और मैं आउटर कॉलम में डैश डैश लिख दूंगा क्योंकि मुझे अमाउंट नहीं पता। मुझे कोई अमाउंट नहीं पता तो मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और डेबिट और क्रेडिट में हाइफन डाल दूंगा, नहीं है अमाउंट। अरे नहीं निकाल पाएंगे, हमने सिर्फ जनरल एंट्री पूछनी है, हमें उसने रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस पूछा ही नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाना है। समझ आ गई पूर्वी जैन? सर हाँ, तो बट Yes. वो फिर रियलाइजेशन में तो प्रॉब्लम देगा ना, अगर कोई अमाउंट नहीं है तो प्रॉफिट और लॉस का तो पता नहीं चलेगा। अरे बेटा मेरी बात सुनो, हमें जनरल एंट्री तो फिर भी करके दिखानी पड़ेगी ना। सवाल में जनरल एंट्री पूछी, हम अमाउंट नहीं लिखेंगे, वैसे तो बिना अमाउंट के कोई जनरल एंट्री बनती नहीं है, पर मुझे एग्जामिनर को तो सेटिस्फाई करना है ना। हाँ जी सर। अगर अमाउंट दिया होता तो मैं वो ले लेता, इंटरेस्ट के साथ लेता ना, जो भी दे रखा होता। इंटरेस्ट को एक्रूड सिस्टम पे तो ना उसमें लिखा होता कि मेरे को इतने इन्वेस्टमेंट के पैसे मिल गए इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। जैसे मान ले 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करी और वहां सवाल में लिखा होगा, कोई एक्रूडर सिस्टम पे तो लगाना नहीं कि भैया मैंने इतने इंटरेस्ट, मुझे अगर इंटरेस्ट मिला है तभी तो लूंगा। यहाँ पे एक्रूड का कोई सिस्टम नहीं। मैंने क्या बोला, एसेट रियलाइज हो या ना हो मुझे इसकी टेंशन नहीं लेनी। अगर यहाँ पर इंटरेस्ट एक्रूड था तो मुझे एक्रूड का कोई लेना देना नहीं है। मैं तो ये देखूंगा कि मुझे टोटल इन्वेस्टमेंट से कितना पैसा मिला, चाहे इंक्लूडिंग इंटरेस्ट हो चाहे इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ना हो। मेरी बात समझ में आ गई? अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी मैं कराऊंगा आपको। ये देखिए, अबे तू कहाँ चल रहा है यार, थोड़ा सा हिलाओ, बहुत ज्यादा हिल जाता है यार। हाँ आ गया ना, यही तो है। हाँ यहाँ आएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, फिर एंट्रियां लिखते हैं इसकी। गिव एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ यशिका एंड ऋषिका आफ्टर वेरियस एसेट्स अदर देन कैश एंड आउटसाइड लायबिलिटी हैव बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। बिल्डिंग, a book value 6,50,000, sold at 7 lakh through a broker, charged 2% commission. His commission was paid separately in cash. यहाँ लिखा है कि लिखा? अब यहाँ पर आपको एक कंफ्यूजन आएगी। पहली बात तो बिल्डिंग बिकी। बिल्डिंग कितने की बिकी बेटा जानवी मेरी? 6 लाख की चीज 7 लाख की बिकी, मैं तो 7 लाख से लूंगा। तो पहली एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट। पहले इतनी बड़ी एंट्री कैश में नहीं होती तो हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 7 लाख। यस और नो? अब दुविधा ये आ रही है आपके दिमाग में कि सर कमीशन मैं 650 पे निकालूं या 7 पे निकालूं। आ रही है नहीं दिमाग में कंफ्यूजन? 7 पे निकालेंगे। क्यों निकालेंगे सर 7 पे, 650 पे क्यों नहीं निकालेंगे?
ये बात कंफ्यूजन आ रही है बेटा दिमाग में पूर्वी जन? Yes, sir. वट इज द लॉजिक, वट इज द रीजन बिहाइंड कि मैं 650 पे निकालूं या 7 पे निकालूं? तो मेरा आंसर है 7 पर 7 पे भी क्यों? एक बात बताओ, हम किसी ब्रोकर के पास जाते हैं, हम उसे कहते हैं भाई जितना तू मैक्सिमम मेरी डील कराएगा उस पर उतनी तो कमीशन पाएगा। मैं कहता हूं जितना जितना तेरा अगर तू जितना मेरी चीज महंगी बिकवाएगा कमीशन तो तेरी ज्यादा मिलेगी। अगर तू इस चीज को 6 लाख में बिकवाएगा तो तुझे 12,000 मिलेंगे, अगर तुझे 7 लाख में बिकवाएगा तो 14,000 में मिलेंगे, अगर तुझे 8 लाख में बिकवाएगा तो 16 लाख रुपए 16,000 रुपए मिलेंगे। यानी कि जो कमीशन ली जाती है ऑन द सेल वैल्यू ली जाती है, बुक वैल्यू पे जितनी वैल्यू पे बिकाएगा कमीशन जो ली जाती है वो जितने पे तू भाई बिकवाएगा उतने पे तुझे कमीशन मिल जाएगी। जितनी तुझे अब तेरे को प्रॉफिट चाहिए तो भाई मैं तो चाहूंगा ना मेरा महंगा से महंगा माल बिके। अब ड्यूटी तेरी है कि तू कितने में, भैया मैं नहीं बेच रहा इतने में, इससे कम पे तो बेचूंगा ही नहीं, पर इससे ज्यादा तू बेचेगा तो तेरे को, तूने मेरे को बोला 2% कमीशन लूंगा, अब ये तेरी हेड है भाई, तू इसको 10 की बिकवा दे। तू 10 की बिकवाएगा मैं तुझे 20,000 दूंगा, तू 6 की बिकवाएगा तुझे 12,000 दूंगा, तू 7 की बिकवाएगा तुझे 14,000 दूंगा। यस और नो? तो पहली एंट्री क्या बनेगी? पहले पैसा आया, हमेशा पहले पैसा आया, तो पहली एंट्री बनेगी कैश अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 7 लाख 7 लाख। फिर आप दूसरी एंट्री में इसकी कमीशन को पे करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, क्या नहीं यहां तो कैश में पेड करा ना, लिख रहा है ये सेपरेटली पेड इन कैश में पे कर दिया, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 14,000। लाओ ये एंट्री मैं लिखवा रहा हूं आपको, ये एंट्री मैं लिखवा रहा हूं आपको। तो कौन से नंबर का सवाल था बेटा ये? थर्ड का। हाँ क्लब भी इसमें एंट्री क्लब नहीं कर पाएंगे क्योंकि सेपरेटली कैश दिया, यहां पे क्लब नहीं हो पाएगी एंट्री क्योंकि एग्जामिनर ने बोल दिया है कि सेपरेटली। वैसे तो मेरे हिसाब से सेपरेटली क्या करोगे तो ज्यादा बेटर है, स्ट्रेस नहीं होगा। तो आपकी एंट्री क्या होगी? पहली बैंक अकाउंट डेबिट टू अनिका धीर। कोई डाउट बेटा यहां तक? समझ में आ रहा है चैप्टर ये कितना? बीइंग क्या बेचा था हमने? और इसी की दूसरी एंट्री क्या बनेगी? अब वही बात है, कमीशन किस पे निकलेगी? 7 लाख का। बताइए कोई डाउट? बताइए कोई डाउट यहां तक? हाँ जी बेटा कोई डाउट यहां तक? पूर्वी जैन, No, sir. मेहुल कोहली, नो सर। बीइंग कमीशन पेड, बीइंग कमीशन पेड, राइट? सर कमीशन को डायरेक्टली रियलाइजेशन में कैसे डाल दिया? बेटा एक बार बता, हमारी एंट्री वैसे नॉर्मल क्या बनती है? कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश बनेगी। यस सर। बेटा पहले हम फिर इसको ओपन करेंगे, हम डिसोल्यूशन में काम को रफा दफा कर रहे हैं ना, अपने काम को थोड़ा सा सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, तो हमारा जीना मरना जो है वो एक ही अकाउंट के थ्रू होता है, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट, राइट मेरी बेटा स्पर्श? ओके सर। हम पहले करेंगे कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर उसे करेंगे रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन ट्रांसफर करेंगे। वो ऐसा करने की जरूरत नहीं, हम सीधा उसका बेड़ा गर्क कर देंगे बेटा, ओके सर। राइट? समझ आ रहा है बेटा? हम काम को बढ़ाएंगे नहीं, अपने काम को सिंक्रोनाइज करके उसे कम कर रहे हैं हम बर्डन को। यस सर। कोई डाउट यहां तक? नो सर। चलूं आगे? हाँ जी चलो सर। अब देखिए हमारी पहली एंट्री हो गई है सर, हाँ हो गई है। दूसरी एंट्री भी पहले मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, वो क्या लिखा है? यशिका, एक काम करते हैं बेटा, आज हम इसको, मुझे समझाने के लिए भी मेरे पास पड़े हैं 10 मिनट, हाँ कम से कम इस एंट्री को तो मैं समझा ही देता हूं, इस एंट्री को समझाता हूं, बड़ी अच्छी एंट्री है। यशिका टुक ओवर 60% स्टॉक एट 72,000, मोस्ट इंपॉर्टेंट, Yashika took over 60% stock at 72,000 being 20% less than the book value and remaining stock was taken over by Rishika at 80% of the book value। अब आपने इस चीज में एक चीज नोट करनी है, इधर देखो मैं इसकी फ्रेमिंग बना रहा हूं बड़े ध्यान से बेटा, इसको जरा फोन को बंद कर दिए, बहुत अच्छी एंट्री है, मैं यहां पर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। इधर देखो पहले आपने बताओ एंट्री को पहले 2 बार पढ़ो,
सभी बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन वाले इसे 2 बार पढ़ेंगे। अब मैं इसकी इंटरप्रिटेशन सिखाऊंगा आपको। इधर देखिए, मुझे यहां पर एक चीज बताइए, मेरा क्या था यहां पर, छवि क्या था मेरा यहां पर, ये क्या था, स्टॉक था, बिल्डिंग था, फर्नीचर था, क्या था, स्टॉक था। उसने क्या बोला, क्या मुझे यहां पर स्टॉक की बुक वैल्यू पता है? नो। तो सर कैसे निकालूंगा? इधर देख, उसने क्या बोला, उसने क्या बोला कि कितना स्टॉक टेक ओवर करा उसने। ये मेरे स्टॉक है, इसके मैं चलता हूं, कितना करा, 60% ऑफ द स्टॉक, 60% ऑफ द स्टॉक। कितने में लेके गया वो? 72,000 में लेके गया। मेरी बात समझ में आ रही है? यहां स्टॉक का 60% 72 में लेके गया कि नहीं गया? पर ये कह रहा है कि जो ये 72,000 जो मैं लेके गया, ये आपका कितना था, बुक वैल्यू से कितना कम था, 20%। इसका मतलब दैट इज इक्वल टू 80%, दैट इज इक्वल टू, भाई 100 की चीज अगर 80 में लेके जाओगे, 20% लेस देन करोगे, जो हमने रिवैल्यूएशन में अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड वाला नहीं किया था, तो इसका मतलब 80% के बराबर हो गया। तो 100% किसके बराबर हो गया? यानी कहने का मतलब है 90% बुक वैल्यू की चीज वो कितने में लेके गया? 90,000 की बुक वैल्यू की चीज वो कितने में लेके गया? 72। पर ये जो 90 है वो किसके इक्वल है? 60% के इक्वल है। तो 100% किसके इक्वल हो जाएगी? टोटल बुक वैल्यू मुझे 1.5 लाख रुपए मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी? उड़ गए ना तोते? तोते उड़ गए कि नहीं उड़ गए? दोबारा से देखो लैंग्वेज को, एक बार सवाल को दोबारा पढ़ो, इसमें पूरे 10 मिनट लगाऊंगा मैं। सवाल को एक बार दोबारा पढ़ो। सवाल को एक बार दोबारा पढ़ो। पढ़ लिया आपने? थोड़े से लैंग्वेज को, अपने मैथ्स के जितने भी दिमाग में सर्कुलेशन चल रही है उसको इंप्रूव करो। भाई सुरेश सर के बच्चे हो, पढ़ के आए हो, वहाँ अच्छा सा पढ़ के आए हो, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको मैथ्स बहुत अच्छे से आती है। तो आप ये देखिए, आपको यहां पर मैं डिस्कस करता हूं। इधर देखो, 60% ऑफ स्टॉक जो लेके गया वो 72,000 में, 60% स्टॉक ले गया 72,000 में। यानी कि बात तो आई कि 72,000 रुपए की। ये मैं ऐसा क्यों निकाल रहा हूँ 72,000 का आ गया? सर क्यों दिक्कत कर रहे हो? यशिका जो लेके गई वो 72,000 की लेगी, तो मेरी एंट्री होगी यशिका टू रियलाइजेशन 72,000। इसमें तो मुझे कोई टेंशन नहीं। तो इतना कॉम्प्लीमेंट कर क्यों रहे हो आप? कर इसलिए रहा हूं कि वो ये कह रहा है जो रिमेनिंग स्टॉक है, जो रिमेनिंग स्टॉक है वो तो मुझे बुक वैल्यू चाहिए रिमेनिंग की। रिमेनिंग स्टॉक की मुझे क्या चाहिए? रिमेनिंग स्टॉक कैसे निकालूंगा जब तक मुझे ये नहीं पता लगेगा कि मेरा टोटल स्टॉक कितने का था। जान विठल मेरी बात समझ में आ रही है? ऋषित मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये कह रहा है कि जो 60% स्टॉक मेरा 72,000 का लगे गया वो है 20% लेस देन द बुक वैल्यू। लिखा है कि नहीं लिखा? तो इसका मतलब ये 72,000 है, ये 80% के इक्वल हो गया। तो 100% किसके हो गया? ये 90,000 बुक वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? अब इसकी, अब ये जो 90,000 बुक वैल्यू आई, ये कितने % स्टॉक की आई है? तो इसका मतलब 40% स्टॉक अभी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा यूनिटरी मेथड से? सात्विक, तो इसका मतलब तेरा स्टॉक टोटल कितने का था? इधर देख, मैं दोबारा समझाता हूं, इधर देखो, ये लास्ट सवाल है मेरा आज। अब दोबारा देखते हैं, इधर देख, मुझे स्टॉक का अमाउंट नहीं पता, पर मुझे ये पता है, इधर देख, वो कह रहा है 60% इनटू स्टॉक। जो 60% स्टॉक था वो मेरा वो लेके गया है जी 72,000 रुपए में, पर मुझे इसकी बुक वैल्यू नहीं पता। पर इसका हिंट दिया है कि जो ये वाली जो बुक वैल्यू है ये 20% और लेस देन द बुक वैल्यू थी कि नहीं थी? तो ये 80% हो गया, ये इंटू 100 हो गया। इसका मतलब 90,000 का स्टॉक जो है वो मेरा लेके जा रहा है, 90,000 का जो स्टॉक है वो मेरा लेके जा रहा है 72,000 में, क्योंकि यशिका टू रियलाइजेशन होगा 72, यस और नो? अब रिमेनिंग स्टॉक कैसे निकालोगे आप? रिमेनिंग स्टॉक कैसे निकालोगे? रिमेनिंग स्टॉक तब तक नहीं निकल सकता जब तक आपको इस वाली की बुक वैल्यू नहीं पता लगेगी। आपको इसकी बुक वैल्यू पता लग गई 90,000, इसका मतलब 90,000 कितने स्टॉक के बराबर था? 60% के। यानी कि अगर 60% स्टॉक 90,000 के बराबर था तो 1 किसके इक्वल है और 100 किसके इक्वल है? तो कितना आ गया ये? 3 तिया 9, सॉरी
20 दिया 60, 20 पंजे 100, 1,50,000 आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि टोटल आपके पास जो बुक्स में स्टॉक था वो टोटल कितना था? 150 था। 150 का 60% स्टॉक जो है वो आपने 72,000 में ले गया। अब ये बता रिमेनिंग कितना रह गया? 90,000 की बुक वैल्यू का काम हो गया कि नहीं हो गया? अब रिमेनिंग स्टॉक कितने का रह गया? 60,000 का। इसको कितने प्रॉफिट लॉस पे बेचा? कितना? 80% बुक वैल्यू बेचा। तो ये भी मेरी बुक वैल्यू थी कि नहीं थी? ये कितने में इन कैश हुआ? 80% पे इन कैश हुआ कि नहीं हुआ? यानी कितने पे कैश हो गया? 48,000 में। कितने पे इन कैश हुआ? अबे क्यों भाई? 6 लाख 60 नहीं आया यार, यहाँ पर 60,000 आएगा ना। 90 का गया तो 60,000 आ जाएगा ना। टोटल 1.5 लाख का था, 150 में 90 गया तो 60 आ जाएगा ना। 60 का 80% रिलाइज हो गया तो कितना रह गया? 48। तो आपकी जनरल एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, टू रियलाइजेशन, 48। मैं दोबारा एंट्री लिख देता हूं। क्या एंट्री बनेगी? लिख लो बेटा इस एंट्री को। कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट। अबे भाई वो भी तो बता रहा हूं ना। दूसरे वाला भी क्या करता हूं, एक ही एंट्री बनाया था ना। दूसरे पार्टनर का नाम क्या था? जॉर्ज, यशिका। क्लब एंट्री बना रहा हूं ना मैं। यशिका कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना था? वो कितने की लेके गई थी? मयंक वालिया समझ आ रहा है? 2 रियलाइजेशन कितना आ गया? 120 आ गया। कितना रियलाइजेशन आ गया? 120 आ गया। अब आपसे बेटा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपके जो एग्जांपल्स हैं उसमें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो एंट्रियां वो भी आप नहीं करेंगे। बाकी आपके 15 एग्जांपल हैं। प्लीज़ बेटा 15 एग्जांपल करना। मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा और कल वाली भी एक वीडियो भेजूंगा ताकि आप फटाफट सारे के सारे सवाल कर सको। राइट? कोई डाउट आएगा तो मुझे बेटा पर्सनल चैट पे व्हाट्सएप कर देना। तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं बेटा। थैंक यू बेटा। सर Thank you, हाँ sir. सर एक डाउट था जो बेटा, ये मेरी हम क्लास दूसरी है, पहले लेता तू, मैं अगली क्लास में लूंगा बेटा। ठीक है सर। समझ आ गया कि नहीं आ गया अब चैप्टर ये? हाँ जी अनिका धीर, हो गया क्लियर? ज्यादा मुश्किल तो है नहीं है? अरे भाई रिलेशन बिगाड़ना तो बहुत इजी होता है, बनाना ही मुश्किल होते हैं। समझ आ गया अब ये? कर लियो सवाल घर जाके ये, ठीक है बेटा? कर लेना घर पे जाके सवाल। अरे आपने वो मेरे को टारगेट के पैसे दे दिए थे क्या? 200 रुपीज नहीं दिए ना? तो दे देना बेटा मेरे को, वो जो मैंने घर पे आपके बुक दी थी बेटा। राइट है ना जानवी? याद है ना? छवि तेरी क्लास नहीं है? गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? इशिता Good मेरी evening, आवाज आ रही है sir. आपको? Yes, sir. बच्चे कहाँ रह गए, अभी तक आए नहीं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों। Excuse me, गुड इवनिंग, sir. गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।